हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मत जीएस। आज मैं इस चुनाव के सिलसिले में नेताओं की सीरीज में एक ऐसे गद्दावर नेता की सीरीज लेके आया हूं जिसको आप सभी जानते हैं और मुझे लगता है बहुत सारे लोग मोहब्बत भी करते होंगे, विपक्ष नफरत भी करता होगा, ये भी सच है। लेकिन उनका अगर राजनीतिक करियर देखा जाए तो बहुत लंबे अरसे का है, लगभग कह सकते हैं 30 वर्षों का उनका राजनीतिक करियर है, बल्कि उससे भी ज़्यादा वर्षों का है। और ज़्यादातर जगहों पे उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो विजय मिली ही मिली है, लेकिन पार्टी के रूप में देखा जाए तो भी उनको विजय मिली है। तो आज उन्हीं की मैं चर्चा करूँगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं अपने प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ चुनाव का भी माहौल है, बहुत गहमा गहमी है। और वहीं के दिग्गज नेता माननीय शिवराज जी की मैं आज चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं 63 वर्षीय माननीय शिवराज जी बहुत ही कह सकते हैं कि सुलझे हुए नेताओं में आते हैं। और उनका ये नहीं है कद सिर्फ एमपी में है, उनका कद देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कद है। लेकिन कुछ चर्चाएं मैं आज करूंगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं इनके पक्ष और विपक्ष दोनों बातें करेंगे। मित्रों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी अच्छाइयाँ बताऊँगा, बुराइयाँ नहीं, या बुराइयाँ बताऊँगा अच्छाई। पर्सनली इनके व्यक्तिगत से हमें व्यक्तित्व से मतलब नहीं है, इनके राजनीतिक चीज़ों से हम इन पर टिप्पणी कर रहे हैं जो हमको बोलने का अधिकार है। हम व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करते, उसके राजनीतिक करियर से ही, चूंकि उससे क्या है कि हमारा भला है, जनता का भला है, इसलिए मैं उस पर खुल के बोलता हूं। मित्रों देखिए, अगर हम चर्चा करें तो ये इनका जो जीवन काल है बहुत अच्छे से बीता हुआ है और ये पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र भी थे। अपने ही प्रदेश के राजधानी भोपाल से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, दर्शन शास्त्र से वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट थे। इससे स्पष्ट है कि इनमें मेधा शक्ति तो थी और आज भी दिखती है। जो जिस प्रकार से इनका कार्यकाल दिखता है तो मेधा शक्ति तो इनमें है, ये तो श्योर है। लेकिन कहीं कहाँ कमियाँ हैं वो भी मैं चर्चा करूँगा। मित्रों, अपने कह सकते हैं बुद्धि विवेक के अनुसार, ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ कह पाऊंगा, जितना मुझे लगता है जो मेरी बुद्धि विवेक कहते हो उतना मैं बताऊंगा। अब आगे चलते हैं मित्रों। जैसे कि आपने देखा कि ये शुरू से ही कह सकते हैं ये जो स्वयंसेवक संघ था उससे जुड़े हुए नेता थे और इनका रुझान था, यहाँ तक कि जब 1977 में 76-77 में ये आपातकाल लगा, उसमें भी ये खुल के सरकार का विरोध करते हैं। उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी और उसमें इनको जेल भी जाना पड़ता है, कई बार ये जेल गए हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। उसके बाद मित्रों इनका आगमन कह सकते हैं मूल रूप से 1991 में आ जाता है। 1990 में ये आते हैं राजनीति में, पूर्ण रूपेण राजनीति में समर्पित हो जाते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। फिर 1991 से लेकर के 2005 तक ये लोकसभा के सदस्य रहते हैं। और फिर वहाँ क्या होती है, सरकार बदलती है एमपी में, और एमपी में सरकार बदलती है, वहीं पर ये मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये इनका कार्यकाल मित्रों 26 नवंबर 2005 से लेकर के और 12 दिसंबर 2018 तक लगातार बना रहता है। और फिर मित्रों होता क्या है कि इनका कार्यकाल लगातार ये 13 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री बतौर बने रहते हैं। यहाँ तक कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बार और सबसे लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पे है। उसके बाद मित्रों होता क्या है, 2018 का चुनाव होता है और चुनाव ये लड़ते हैं अपने मुद्दों के साथ। इन कहते हैं कि मैं विकास पर चुनाव लड़ता हूँ, विकास दिखता है, और ये चुनाव लड़ते हैं। चुनाव परिणाम इनके विपरीत जाता है। वहाँ 230 सीटें हैं और जीत के लिए 216 सीटें चाहिए मित्रों, लेकिन इन्होंने 216 सीटों को प्राप्त नहीं कर पाया, जबकि 13 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री पद पे बने रहने के बावजूद भी अगर 216 सीट पर इनका नहीं पाते हैं मित्र, 116 सीटें इनके पास नहीं आती हैं, क्योंकि 230 सीटें तो है ही हैं, उसका आधा करें तो 115 होता है, 115 प्लस करें तो 116 सीट ये नहीं पाते हैं। तो यहाँ माना जाएगा, चूंकि देखो अगर एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन 13 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री पद पे बने रहना और उसके बाद आपको 116 सीट नहीं पाना बहुत शर्मनाक चीजें होती हैं मित्रों। चूंकि राजनीति में आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, दूसरा भी राजनीति कर रहा है, तो यहाँ पर इनके लिए वो बहुत बड़ा डिफीट था मित्रों और ये वहां पर चुनाव हारते हैं। और जो इनकी विपक्ष पार्टी कांग्रेस थी उसके पास 114 सीटें जाती हैं, इनके पास 109 सीटें आती हैं। हाँ, ये था मत प्रतिशत इनका बेहतर था, मत प्रतिशत इनका 41% इनके पास मत था और कांग्रेस के पास 40
9% सीट मत था, लेकिन उसके बाद भी 114 सीट उनके पास थी और ये 109 सीटों पर इनको संतोष करना पड़ा और फिर वहाँ पर कमलनाथ सरकार बनती है। लेकिन कमलनाथ सरकार कुछ दिनों के बाद चल नहीं पाती है और सिंधिया गुट जो था वो सिंधिया गुट टूट करके लगभग 22 विधायकों को लेकर के इनके पक्ष में आ जाते हैं और फिर ये पुनः सरकार में आ जाते हैं मित्रों 26 दिसंबर 2020 को और अभी तक वहाँ बने हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कुशल नेता के रूप में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी जनता कह रही है कि इनमें इनके प्रति क्या है, जनता का वो लगाव नहीं रहा जो होना चाहिए था, नहीं तो डिफीट नहीं खाते। वोट प्रतिशत भले ज्यादा थी लेकिन जनता इनको सीट नहीं दी, इनको कहीं पे ज्यादा सीट पाए और वोट पाए तो कहीं वोट पाए नहीं, इसलिए इनका कहीं तो वोट प्रतिशत ज्यादा था लेकिन कहीं पे कम था मित्रों, इस प्रकार से। लेकिन अब इनके कार्यों की बात करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मैं बचपना से ही लोगों को गरीबी को देखा हूं, गरीबी को समझा हूं और लड़कियों को बोझ लोग समझते थे, इसलिए मेरी पहली योजना थी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और 2006 में ये लॉन्च करते हैं। चूंकि इनको लगता था कि लड़की लड़के को समान रखा जाए, लड़की को भी पोषण दिया जाए, लड़की को भी पढ़ाई लिखाई दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हर सरकारों में होता है, लेकिन लड़की लड़के को लोग बराबर ही मानते हैं। कहीं कहीं ऐसी है कि वहाँ मानसिकता है कि लड़की और लड़के में फर्क करते हैं। और उसके बाद मित्रों ये क्या करते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना बनाते हैं और फिर क्या कहते हैं, जहां पे ये कहते हैं ना कि लाडली लक्ष्मी योजना, अब लैपटॉप योजना लाते हैं कि जो लड़का 75% से ज़्यादा लाएगा उसको लैपटॉप देंगे। ये भी अच्छी बात है, सराहना मैं करता हूं, क्योंकि मेधावी छात्रों को ये व्यवस्थाएं चाहिए, सबको नहीं चाहिए लेकिन मेधावी को चाहिए। जैसे इनकी स्कूटी योजना है कि अगर गाँव में जो सबसे ज़्यादा नंबर पाता है लड़का उसको स्कूटी देते हैं। उसके बाद सड़क व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश की सड़क व्यवस्था किस प्रकार की, किस कदर बेहतर हो चुकी है। उसके बाद बिजली व्यवस्था भी बेहतर हुई है, नहर सिंचाई व्यवस्था देखें तो वो भी बेहतर हुई, किसानों की जो एमएसपी पर धान बिक्री होती है, समर्थन मूल्य है, वो भी बेहतर है, उसकी तो व्यवस्था बहुत ही उत्तम है, मुझे लगता है हर जगहों से बेहतर है, कुछ प्रांतों को छोड़ दीजिए। और उसके बाद मित्रों अगर इनकी मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर भी देखें तो वो भी बेहतर कार्य करता है। लेकिन इसके बावजूद भी मित्रों अगर एक नेता जो लगातार सत्ता में बना हुआ है उसके बाद भी अगर उसको शीर्ष नेतृत्व, मतलब मेरे कहने का ऐसे यहाँ ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर शिवराज सिंह जी ये कहते हैं कि विकास बोलता है, मैं कहता हूं कि विकास यदि बोलता है तो आप शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को क्यों बुलाते हैं अपने विकास को दिखाने के लिए? विकास आप भी तो दिखा सकते हैं अपनी जनता को, आप शीर्ष नेताओं को मत बुलाइए, केंद्र से नेताओं को मत बुलाइए, दूसरे प्रदेश से नेताओं को मत बुलाइए। अगर आप कहते हैं विकास बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत बुलाइए, लेकिन आपके ही बात पे मैं कहता हूं कि जब ये कहते हैं आपकी विकास बोलता है, अगर आपने विकास किया है और आपका आत्मबल भी बहुत तटस्थ है और आपने ही कहा है डरना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है, डरना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है, आपके ही इंटरव्यू में मैंने सुना है। तो जब आप किसी से डरते नहीं हैं तो आप केंद्रीय नेतृत्व को क्यों बुला रहे हैं अपने यहाँ, प्रचार उनसे क्यों करवा रहे हैं? अगर आपका काम है, अगर आप विकास किए हैं, आपका कार्य इतना सुदृढ़ है, आप लोगों में जनता में इतने लोकप्रिय हैं, लोगों के मामा कहे जाते हैं, बच्चों के मामा कहे जाते हैं, बहनों के भाई कहे जाते हैं, अगर इतना आप में सामर्थ्य है, इतनी आपके कह सकते हैं विकास में दम है, इतना विकास का आपका कह सकते हैं आपका विकास पर आपका बहुत बड़ा गर्व है, तो फिर आप केंद्रीय नेताओं को मत बुलाइए, आप किसी अन्य प्रदेश से स्टार प्रचारकों को मत बुलाइए। आप खुद जितने विधायक हैं और जितने आपके मिनिस्टर हैं और जितने आप लोग जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के लोग हैं, वही लोग प्रचार कीजिए और अपने विकास को तो भाई आप विकास किए हैं तो विकास तो दिखेगा, फिर चुनाव जीतिए। अगर ऐसे करके आप विकास में चुनाव जीत लेते हैं फिर हम भी आपके मुरीद हो जाएंगे कि भाई आपने अपना विकास दिखाया और अपने बल पे जीता। क्योंकि मुझे राजा भैया की एक कहानी याद आती है कि एक लाइन उन्होंने कहा है कि कुआं खोदकर पानी पीना और परोसी हुई थाली में खाना खाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मित्रों इसी प्रकार से देखिए आप विकास की ढिढोरा पीट रहे हैं, क्योंकि जैसे आपके पटवारी संघ के लोग अक्सर आपके ही लिए आपके विपक्ष में
अनशन पे बैठ जाते हैं और वहां पर क्या होते हैं, कई कई दिनों तक हड़ताल रहती है। तो आप नहीं समझते हैं कि हड़ताल में कितना नुकसान होता है। हड़ताल में जितने भी किसान होते हैं वो परेशान होते हैं, आप नहीं परेशान होते हैं, आपकी सरकार नहीं परेशान होती है, लेकिन आपके ये जो किसान है जिनको आप भाई भाई कहते हैं वो किसान परेशान होते हैं। उनको अगर कोई चीज की जरूरत है, तहसील जाते हैं, तहसील में ताला लगा है, काम हो ही नहीं रहा है, मतलब पटवारी सुन ही नहीं रहा है, भाई हड़ताल पे है तो सुनेगा नहीं, तो फिर आपका कहां गया विकास। उसके बाद जो ग्राम सेवक होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं आपके यहाँ गांव में, वो अक्सर अनशन पे बैठे रहते हैं। वो अनशन पे बैठेंगे तो गांव का विकास कार्य जो है वो रुकेगा। जब विकास कार्य रुकेगा, चूंकि ये पटवारी और सेक्रेटरी जो होते हैं यह कह सकते हैं सरकार के सबसे छोटे और सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अगर ये काम करना बंद कर दें तो एसडीएम, तहसीलदार, नायब और डीएम और एसपी, एसएसपी काम नहीं कर सकते हैं मित्रों। इसलिए ये और कह सकते हैं थानों में सिपाही जो होते हैं, एसआई होते हैं, वो क्या करने, काम करना बंद कर दें, क्योंकि ये सबसे छोटे तबके होते हैं सरकारी कार्यक्रम के, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही क्या होते हैं, जनता के बीच होते हैं, और जनता के बीच और आपका जो कनेक्शन होता है वो यही होते हैं। लेकिन यही इन्हीं को अगर आप तोड़ देंगे, आपका कनेक्शन कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये अगर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है तो ये पटवारी संघ हमेशा आपके विपक्ष में आंदोलन क्यों करता है, ये सेक्रेटरी हमेशा आपके विपक्ष में आंदोलन क्यों करते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके विपक्ष आंदोलन क्यों करते हैं। अगर आपका कार्यकाल बहुत बेहतर है और फिर कहीं बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मैं बहुत कुछ नहीं इस पर कहूंगा, लेकिन ऐसा आपके ब्याज जैसे व्यापन घोटाले का मामला आया, जैसे ये बहुत सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, ऐसे क्यों किया जाता है। अगर आपका विकास बोलता है तो विकास के बल पे आप चुनाव जीतिए ना। 2023 का चुनाव अपने दम बलबूते आप लोग जीतिए। केवल एमपी के नेताओं को आप प्रचार में भेजिए, एमपी के नेताओं के, चूंकि आप तो वैसे भी भारतीय जो राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो चुके हैं, तो आप तो वैसे भी बहुत बड़े लीडर हैं। और मैं तो ये मानता हूं चूंकि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो पढ़ने में भी बहुत मेधावी थे और नेता तो है ही हैं, आप हर प्रकार से आप बेहतरीन हैं, तो आप ये बेहतरीन अपना खुद दिखा दीजिए इस बार। और जो आप कहते हैं मैं डरता नहीं हूं किसी से, आपका ही कथन है, डरना तो हमने कभी सीखा ही नहीं। अगर आप डरते नहीं है तो केंद्रीय नेतृत्व को मत बुलाइए, आप किसी अन्य स्टार प्रचारकों को मत बुलाइए, खुद के बलबूते चुनाव जीत लीजिए, फिर हम लोग भी समझेंगे हाँ आपने कार्य किया है, आपका विकास बोलता है, विकास के दम पे आपने चुनाव जीता है। तो मित्रों देखिए क्या है कि ये चीजें हैं कि शिवराज जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन साथ में क्या है कि नेता चाहे जो भी हो जाए, नेता होते ही उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको वो बैलेंस करता है। राजनीति का मतलब ही हो जाता है कि वो बैलेंस करके चलता है, अच्छाई बुराई को लेके चलता है, अच्छाई बुराई को समाहित कर लेता है अपने अंदर। तो इसलिए मित्रों देखिए, ये मत कहिए कि मैं डरता नहीं हूं किसी से। अगर डरते नहीं होते आप तो सिंधिया गुट को अपने बीच नहीं लाते, सिंधिया गुट को आप अपने में नहीं समेटते, डरते हैं तभी आपने उनको लाया। जो सिंधिया जी कुछ दिन पहले कांग्रेस की हिमायती थे, उनके प्रचारक थे, वही आपके आ रहे हैं। और अगर आप डरते नहीं हैं तो आप दूसरे पार्टी को लोगों को क्यों लेते हैं। आप डरते नहीं तो आप अपने विकास पे और अपने प्रत्याशी को खड़ा कीजिए और उसको जिताइए। आप दूसरे पार्टी से लोगों को क्यों ले रहे हैं। आपका विकास, इसका मतलब है कि आपका विकास नहीं है, आप ऐसे लोगों को चुनते हैं। आप ही नहीं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, भले कहती है विकास विकास विकास, लेकिन वो हमेशा ये चाहती है कि ऐसे नेता को लाया जाए जिसका खुद का वर्चस्व है, जो पहले से बना चुका है, उसको मैं अपने परचम तले, अपने झंडे तले लड़वा लूं और चुनाव जीत लो, बादों में बोलूं कि मेरा विकास है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हर नेताओं की कहानी होती है मित्रों कि वो सिर्फ विकास विकास कहेंगे, और जैसे दूसरे पार्टी में अगर नेता रहता है तो उसको बोलेंगे धूर्त है, चोर है, चुट्टा है, दुनिया भर की चीजें बोल लेंगे। लेकिन वही अगर आपकी पार्टी में आ जाए तो वह दूध का धुला हो जाता है, गंगा जल उस पर छिड़क दिया जाता है। तो मित्रों ये सब चीजें हैं। इसलिए जनता को, एमपी की जनता को मैं कह रहा हूं कि आप लोग जिसको भी वोट दीजिएगा बहुत सोच और समझ के दीजिएगा। ऐसे नेता को चुनिएगा जो आपका वास्तव में विकास करे। ऐसे ऐसे विधायक को चुन लेते हैं आप लोग, जैसे कि आप एमपी के विधायक को देख लीजिए। ऐसे विधायक, बहुत सारे विधायक हैं जिनको मैं जानता हूं, नाम किसी का नहीं लूंगा, जो 5 साल विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनका कार्यकाल, उनका काम कुछ भी उनके व्यक्तित्व से नहीं दिखता है। जो सरकार की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक आ गई, किसी अन्य रूप से आ गई, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि वो सदन में बोल करके ये व्यवस्था अपने विधानसभा के लिए लाए हैं, तो ऐसा नहीं करने वाले भी नेता हैं।
तो मित्रों ऐसे नेता को आप क्यों चुनते हो, क्यों चुनते हो कि ऐसे नेता को? मैं ये कहता हूं विपक्ष वाला भी नेता अगर दमदार नेता रहे ना तो वो भले भी उसकी सरकार नहीं रहेगी लेकिन अनुनय विनय करके वो दूसरे सरकार से भी वो व्यवस्थाएं लाएगा जो आपके लिए जरूरी है। लेकिन ऐसे आलतू फालतू नेता को आप चुन देते हैं जो सदन में बोल ही नहीं पाता है। वही कहानी हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि एक व्यंग्यकार ने कहा कि एक कई वर्षों का 10 साल तक एक मनमोहन सिंह थे और बाकी सब प्रधानमंत्री थे। एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सब प्रधानमंत्री थे। लेकिन अब वो दौर आ गया है 2014 के बाद से कि एक प्रधानमंत्री है, बाकी सब मनमोहन सिंह हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मेरी ये बात नहीं, एक व्यंग्यकार ने, एक कवि ने ऐसा कहा था, तो वो मैं कह रहा हूं। तो ऐसे मत बनाइए कि एक प्रधानमंत्री रहे बाकी सब मनमोहन सिंह बन जाए। और मनमोहन सिंह को तो मैं बहुत ही मानता हूं क्योंकि उन्होंने 1991 में जो कर दिखाया है शायद मुझे नहीं लगता कोई अर्थशास्त्री कर दिखाएगा। फिर भी उन पर भी वीडियो में लेके आऊंगा अगर आपकी सपोर्ट और समर्थन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए नेता के साथ। शायद हो सकता है नेक्स्ट नेता मेरा मनमोहन सिंह जी ही हों जो कि 1991 में भारत को कह सकते हैं बदहाली की स्थिति से बेहतरीन स्थिति पर लेके आए हैं। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।